क्लास 8 सीबीएसई का है चैप्टर नंबर 10 कामचोर। आज मैं इसको आपको आसानी से समझाऊंगी ताकि आपको एक बार में लर्न हो जाए और आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर पाएं यानी कि लिख पाएं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। एक घर में बात हो रही है कि वह बात कर रहे कि हमारे घर के नौकरों को निकाल देना चाहिए। ठीक है, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। समय की बात कर रहे हैं और पैसों की, कि अगर हम अपना काम खुद कर ले तो क्या इससे बर्बादी होगी। इसीलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। और यही बात सुनकर उन लोगों ने फिर से पानी पीना शुरू कर दिया, मतलब खुद से, किसी से मंगवा कर नहीं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, मतलब अगर आप उठते हो तो आप चलते हिलते डुलते चलोगे ना। तो वो कह रहे हैं कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं है कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब जहां पर वो एक साथ पानी पीने गए वहीं पे उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया। सुराहियां उधर लुढ़ गई, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? क्या लगता है आपको? अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझो। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान ही जारी हो गया हो कि अगर जो काम नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, रात के खाने में डिनर उनका नहीं होगा। ऐसा अम्मा ने सबको आदेश दिया। तो वो फिर कहते हैं, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दोहराई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पैरों में पानी देना है, जो पेड़ स्मॉल ट्री होते हैं ना, प्लांट वाले, उन पेड़ों में पानी देना है। भाई मुफ्त तो यह काम करवाना ही पड़ेगा। ऐसा वो उनको समझाती है और कहती है, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह का मतलब होता है सैलरी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, मतलब कि आदेश या ऑर्डर। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर तो तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। पहले उन्हें काम नहीं करना था, पर जैसे उनको लालच मिली कि अब तुम्हें तनख्वाह यानी कि सैलरी, पैसे मिलेंगी, तो उसी लालच में सबने काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले नहीं करना चाहते थे। वैसे लालच बुरी बला है। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे फूट गए और चारों ओर कोने पकड़कर झटना शुरू कर दिया। दो चार ने लड़कियां लेकर, जो लकड़ियां के लट्ठे होते हैं, उन लकड़ियों को लेकर धुंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, गया मतलब कि भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, मतलब बहुत देर तक वो खांसते रह गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जाकर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकल गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, क्योंकि जब उन लोगों ने दरी साफ करी थी तो पूरा धूल धूल हो गया, आंगन फिर से गंदा हो गया। झाड़ू, क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। एक अगर झाड़ू था, ठीक है, इसको झाड़ू आप समझो। इतने सारे लोग इसको साफ लेना चाहते थे आंगन साफ करने के लिए, लेकिन एक सब छीना झपटी के चक्कर में इसका सत्यानाश कर दिया और ये खराब हो गया। इसीलिए लिखा गया है कि पुर्जे हो गए, मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो गए। जितने सिक्के जिसके हाथ में पड़े उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अब जिन्होंने झपटा था, जिसके हाथ में जितना आए उतने से वो साफ करने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करो, जरा
जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। वो कहते हैं कि आप हमें छोटी सी बात पर नहीं टोको, अगर टोकोगे तो हम काम नहीं करेंगे, और ये बुजुर्गों का काम होता है हर काम में टोकना, ऐसा भी कहते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर धूल होगा तो धूल बैठ जाएगा पानी पे और नहीं उड़ेगा ज्यादा धूल, इसीलिए कहते हैं झाड़ू छिड़कने से पहले। और क्योंकि वो मिट्टी का था पूरा आंगन तो धूल तो उड़ता है, इसीलिए बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारा धूल कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से निकल गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीला लूट ले गए। जिन्हें ये चीज भी न मिली वे डोग, कटोरे और गिलास के लिए भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ पे वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुमक ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के, फिर कोनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों और बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। तब फौज मैदान में हथियार फेंककर दिखाई दिए। इस दिगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, क्योंकि उन्होंने पानी से पूरा कीचड़ बना दिया था। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगालों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलाए गए। अब वो इतने गंदे हो चुके थे कि उनके लिए नहलाने के लिए नौकर को बुलवाया गया। हम लोग कायल हो गए हैं कि सचमुच सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। जो मुर्गियां उनके आंगन में घूमती है दाना चुनने के लिए, उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उनको ये कहा गया। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, मतलब उनके पीछे भागने लगे। चल दड़बे दड़बे ऐसे बोलने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी के हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पंगा इधर उधर कूदने लगा। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा थी, वह दौड़ती फड़कती हुई निकल गई। पहले तो आगे आगे मुर्गियां भाग रही थी, पीछे पीछे जो बच्चे थे उनको पकड़ने के लिए भाग रहे थे, और वो पूरे हर जगह भाग भाग कर हर चीज खराब कर रहे थे। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले, खील और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजी धूल सिर पर लगी हुई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान जिसमें पान खाकर थूकते हैं उसको पानदान कहते हैं। उसमें कूद पड़ा और कत्थे चूने में लूथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापते हुए निकल गया। और एक दुपट्टा रखा था जो था व्हाइट कलर का, यानी कि सफेद। रेड कलर के उन्होंने जो पंजे में लगाए थे अब वो व्हाइट पर आकर लगा दिया, और जैसे मुर्गे के पंजे होते हैं वो इस पर प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर उनको ये समझाते हैं, जब पूरा दाग लग गया फिर वो बोलते हैं, एक मुर्गा दाल की पीतली में छपाक मारकर भागी और सीधे जमकर मोरी में इसी तेजी से फिसली। सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई थी हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेन केले का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, मतलब कि अपने आप को मुर्गियां बचा रही थी, उनके पीछे लोग भाग रहे थे पकड़ने के लिए। एक भी दबड़े में जाने को जानी नहीं थी। इधर किसी की सूझी जो भेड़ आई हुई लगे हाथों में उन्हीं दाना खिलाया जा रहा था। इधर पूरे दिन भर की भूखी दोनों दाने सूख पर जो सबकी झटपटी तो जाकर जाना कठिन हो गया। लशमट पटमश कस्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर की नजर तो बस दाने पर सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फैलाती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ जाती, उसके साथ भागती। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ों बहुत निसंकोच सबको और रौंदती मैंगून का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों से बमबारों सहित उधर के छापा मारकर गुजर गई हो।
वहां पे इतने तूफान मचा चुका था, उनको लग रहा था कि किसी ने बम गोले गिरा दिए हो वहां पे। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ दौड़ती तो न जाने वहां सपने में किन हमलों की सैर कर रही थी, क्योंकि रियल में तो उनको लग रहा था जैसे जर्मन के जो सिपाही उनने अटैक करा हो, लेकिन अगर उन पे भेड़ भागते तो उन्हें लगता कि पता नहीं अब कौन सी जंग छिड़ गई हो। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भुलाकर तरकारी वाला की टोकरी पर टूट पड़ी, यानी कि सब्जी वाला। वहीं डालना में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई, यानी सब्जी बचाने के लिए वह उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कोई रुई के तकिए को कूट रहा हो, क्योंकि जो भेड़ का शरीर होता है उस पर रुई रुई से बने होते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है आप गद्दे पे पीट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। वह आप ही चट बैठी। जरा सी देर भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में कढ़ाई की चौंका दी। उनकी तरकारी खा चुकी थी, मतलब सब्जी खा लिया भेड़ों ने। आगे बताते हैं, इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी कि काम नहीं करेगा तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दूहने जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी, मतलब कि जो साफ बाल्टी नहीं थी, उन्हें भी लेकर चले गए। 8 हाथ 4 थानों पर पिले पड़े भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी का लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अंगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, मतलब उनके हाथ पैर जो होते हैं ना भैंस के, उनको बांध दिया जाए। उससे पहले भैंस ने उसको पैर मारा था, इसलिए फिर काबू में लाकर दूर दूर लिया जाए, ऐसा उन लोगों ने आइडिया सोचा। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए, क्योंकि उन्हें और कोई रस्सी नहीं मिल रही थी तो वही रस्सी ले लिया। पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के पांयों से बांध अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस ने चौकनी हो गई। जैसे उसका बैंड पैरों में रस्सी बांधा और चाचा जी की जो सोने की जगह थी चौपाई, उसमें बांध दिया। अब भैंस को थोड़ा आइडिया लगा, जब उसका अगला पैर बांधने के लिए गए तो वो चौकन्नी हो गई, ये क्या हो रहा है उसके साथ। फिर छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी के समझ शायद कोई सपना देख रहे हो, क्योंकि चाचा जी भी खटाई पर सोए हुए थे। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराए और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। जब चारपाई पर सोए थे तो उन्हें लगा कोई सपना है, पर जैसे उन पर पानी पड़ी अब वो जाग चुके थे। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटरियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे, क्योंकि एक तो वो सो रहे थे, उन्हें सोते हुए परेशान करा, उनके चारपाई को भी हिला दिया और फिर उन पे पानी भी गिरा दिया। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। पहले तो सारी जगह फैला हुआ था, मुर्गे घूम रहे थे, भेड़ घूम रही थी, भैंस भी खुल के भाग गया। अब वो भूल गए, बछड़ा यानी कि गाय का बच्चा, वो खुलना भूल गए थे। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए, क्योंकि बछड़ा आगे था तो भैंस उन्हें मारना नहीं चाहता था। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा तो 2-4 धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों में 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर की मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए, क्योंकि उनकी सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि ऐसी हालत में वो वहां रहना नहीं चाहती थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो।
या तो तुम अपना काम करने में सक्षम हो जाओ या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी आगरा। ऐसा अम्मा ने उनको धमकी दी। नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी थी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। फिर अब्बा ने उनको धमकी दी, ये लीजिए, इन्हें किसी कर्तव्य शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। फिर बच्चों ने रात में फिर यही सोचा, अब कुछ भी हो जाए हम फिर से पानी उठकर नहीं पिएंगे, फिर से वही आदेश देंगे। पहले तो इस बात पे लड़ाई हुई थी कि वो कुछ काम कर ले, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते थे, उठकर पानी नहीं पीते थे। फिर अम्मा ने धमकी दी, जो काम नहीं करेगा उन्हें रात का डिनर नहीं मिलेगा। जब सबने काम करना शुरू करा तो हर चीज को खराब कर दी। अब्बा ने गुस्से में आकर फिर बोला, किसी ने कोई काम करा या किसी भी चीज को हाथ लगाया तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। फिर से इन लोगों ने कसम खा ली कि अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।